नमस्कार सभी को। मेरे भाई, आप सभी जानते हैं 2026 में एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा वैकेंसी आने वाली है, एक बम्पर भर्ती आने वाली है, इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी। 2026 आपके लिए एक सुनहरा मौका है, आपकी जिंदगी में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर आप 2026 में एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले लो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें सिलेक्शन लेना है। अगर आप इस टारगेट पे फोकस करना चाहते हो तो मैं आपको आज चीजें बताने वाला हूं कि हमें क्या क्या करने की जरूरत है इस टारगेट को पूरा करने के लिए। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी खास होने वाली है जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो उनको सीखने का मौका मिलेगा कि उन्होंने गलतियां क्या की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में, मेरा नाम संदीप तोमर है और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीओ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकाला था, जिसको मैंने 2 साल नौकरी भी की थी और फिर उसके बाद में मैं टीचिंग फील्ड में आया। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ट्रस्ट रखना मैंने खुद निकाला है तो आपका भी निकलेगा, बस फोकस होना चाहिए आपका उन चीजों पर जो मैं बता रहा हूं। पहली चीज, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। क्यों ज्वाइन कर लेना है? क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ्स का कंप्लीट कोर्स फ्री में कराया जाएगा, आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, सब कुछ फ्री में मिलेगा, कुछ भी पेड नहीं रहेगा। ध्यान रखना इस बात को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी के बारे में कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट की जर्नी कैसे कंप्लीट करनी है। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट की जर्नी के लिए सबसे पहले आपको बिल्कुल फोकस होना पड़ेगा और टारगेट बनाना पड़ेगा। भाई, जिंदगी में एक एम है हमारा कि एसएससी जीडी में 2026 में सिलेक्शन लेना। तो उस सिलेक्शन लेने को अगर आप एम बनाओगे तो उसके टारगेट, छोटे छोटे टारगेट सेट करने पड़ेंगे। पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि एसएससी जीडी में एग्जाम तो क्रैक करना है, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के बाद किस डिपार्टमेंट में हमें अपनी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी गुजारनी है, कौन से डिपार्टमेंट को हम पसंद करते हैं, तो अपनी जो पसंदीदा पोस्ट है उस पोस्ट को चूज करना है। वो पोस्ट किसी भी बच्चे की कोई भी पोस्ट हो सकती है, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप फ्यूचर में पढ़ाई करना चाहते हो, एक आराम भरी जिंदगी चाहते हो, तो ये जो एसएसएफ है ये सबसे बेस्ट पोस्ट होती है ना। बाकी पोस्टें सब अच्छी है, ऐसा नहीं कि कोई भी अच्छी नहीं है। सरकारी नौकरी है, 40,000 रुपये जाते के साथ ही आपको तनख्वाह मिलने वाली है, तो सब बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, एक जिंदगी सुधर जाएगी। अच्छा, अब देखो, पहली चीज आपने टारगेट बना लिया कि हमें किस पोस्ट पे जाना है, किस पोस्ट पे ज्वाइन करना है। अब आप देखो आपके पास समय कितना है, समय फिलहाल के लिए कितना है। अब जैसे देखो, मैं आपको बताऊं, फिलहाल आपका सितंबर महीना चल रहा है, मे बी आपके पास इस सितंबर महीने के एंड तक वीडियो मिले, आपको मिडिल में मिले। मैं काउंट नहीं कर रहा हूं सितंबर महीने को, मैं काउंट करूंगा। जैसे सितंबर मैंने काउंट नहीं किया, मैंने काउंट किया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल में आपका पेपर होगा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे कह रहे हो कि अप्रैल में पेपर होगा? तो बेटा इस बात को समझो कि इसका जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला था वो दिसंबर में आने वाला था। आप बोलोगे हाँ सर दिसंबर में आने वाला था। अब दिसंबर में नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एसएससी के सारे एग्जाम लेट हो रहे हैं, सारे एग्जाम लेट हो रहे हैं। एसएससी का 12 फेज का एग्जाम दोबारा हुआ है, आधा, 40,000 बच्चों के आसपास। एसएससी सीजीएल का एग्जाम की अपडेट आई है 12 सितंबर से। तो जो सीजीएल का एग्जाम अगस्त के स्टार्टिंग में होने वाला था, वो जुलाई और अगस्त में होने वाला था, वो सितंबर में हो रहा है, यानी कि लगभग 40 से 45 दिन आपका लेट है। तो यहां भी अगर मैं 40 से 45 दिन जोड़ूं तो हमारा ये जनवरी में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा? 30 दिन भी ऐड करूंगा तो ये जनवरी में पहुंच जाएगा। जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा। जनवरी में अगर मान लो 15 जनवरी के आसपास नोटिफिकेशन आया तो आपका 15 फरवरी के आसपास तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में 2 से ढाई महीने आपको एग्जाम कंडक्ट होने में भी लगेंगे, तो आपके पास अप्रैल में एग्जाम होने के चांस है। अब इस अप्रैल तक एग्जाम होने के चांस है, तो आपके पास ये महीने बचे 6। अब ये 6 महीने का समय है बेटा, 6 महीने का समय। अब इस 6 महीने में आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है और फिजिकल की तैयारी भी करनी है। समय 6 महीने है। अब ध्यान से बात समझना। सबसे पहले आप देखो एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम का पैटर्न होता है कि भाई जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी 20-20 क्वेश्चन, 40-40 नंबर। अच्छा, कितने कितने नंबर? यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, 20-20 क्वेश्चन और 40-40 नंबर, टोटल 160 नंबर, 60 मिनट। नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग क्वेश्चन। अब ध्यान से बात समझना, यहां पे आपको क्या समझना है। सबसे पहले बेटा
आपको इन सारे सब्जेक्ट का सिलेबस की बात करनी है। किसकी बात करनी है? सिलेबस। सिलेबस बड़े ध्यान से देखना है कि एसएससी जीडी में क्या क्या आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मैथ की बात करता हूँ भाई। एसएससी जीडी में मान लो कहीं आपको अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है, अलजेब्रा आता है? नहीं आता है। सिंपल सी बात, नहीं आएगा। स्टैटिस्टिक्स आएगा? नहीं आएगा। तो आप वो चीजें नहीं पढ़नी जो आपके एग्जाम में नहीं आती। तो सिलेबस बड़े प्यार से पढ़ो। दूसरी चीज, यहां पर जब आप तैयारी करने बैठो ना, जब तैयारी करने स्टार्ट करो, तो पहले एक एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का मॉक लगा के देख लो। मॉक लगा के इसलिए देखना जरूरी है, क्या आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है जिसमें आपको कंफर्टेबल जोन में जा रहे हो, मतलब कि आपको लग रहा है कि उसको देखने के बाद में कि हाँ ये चीजें मैं कर सकता था अगर मैंने पढ़ी होती तो पहले मॉक दे लो। अगर लग रहा है कि पढ़ी होती कर सकता था तो तैयारी करने स्टार्ट करो। अब इस तैयारी करने स्टार्ट करने में आपको टारगेट बनाना है कि सर हमें नंबर कितने लाने हैं। ठीक है, 160 नंबर का तो पेपर है, 160 ही आ जाएगी क्या? नहीं बेटा, आपने जो ये टारगेट बनाई थी ना, ये अपनी पोस्ट, उस पोस्ट की पिछले साल की कट ऑफ देखो। मान लो आपने कोई पोस्ट बनाई और जिसकी कट ऑफ 140 गई आपकी कैटेगरी में। अब ये बात कंफर्म है, अगर ये आपकी कैटेगरी में 140 गई तो यहां से नॉर्मलाइजेशन स्कोर तो 140 नहीं रहा होगा, नॉर्मलाइजेशन स्कोर तो 130 के आसपास रहा होगा। तो आप इस 130 को टारगेट करो। किसको टारगेट करो? आप इस 130 को टारगेट करो। जब आप इस 130 को टारगेट करोगे तो आपको ये 160 में से 130 नंबर कहाँ लाने हैं? ये लाने हैं हमें रिटन एग्जाम में, सीबीटी में। अच्छा, इस रिटन में भी आप फोकस करना बेटा कि आपके 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें 100% स्कोर आ जाता है। वो होता है आपका रीजनिंग, वो होता है आपका मैथमेटिक्स, और वो होता है आपका हिंदी। यानी कि यहां पर बच्चे 120 नंबर ला सकते हैं, और ऐसे हजारों बच्चे होते हैं जिनके 120 के 120 नंबर यहां पर होते हैं। तो आप भी उन हजारों की कैटेगरी में हो सकते हो शामिल। लेकिन अगर हजारों की में नहीं हो सकते तो बेटा आप 10,000 की में तो हो सकते हो, तो 115 तो ला ही सकते हो। तो यहाँ पे 115 आपको टारगेट रखना है। मैं 2 नंबर गलत इसलिए मान ले रहा हूं कि कहीं 2 गलतियां हो सकती है। तो आप बोलोगे क्या पॉसिबल है? हाँ बेटा, ये पॉसिबल है, क्योंकि हजारों बच्चे करते हैं, एक नहीं करता, हजारों बच्चे करते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है जो यहां मैक्सिमम स्कोर कर रहे होते हैं। अब इसका क्या करें भाई? देखो, आपको इसको रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, और टॉपिक वाइज पढ़ना और प्रैक्टिस करनी है, और बाकी छोड़ देना अपने पेपर के ऊपर। क्योंकि पेपर कैसा आया, देखो क्या होता है जीएस में, जीएस एक अथाह भंडार है। अगर कोई बोलता है कि मैं जीएस में सारे क्वेश्चन कर दूंगा, कोई टीचर बोलने लगे मैं जीएस के सारे क्वेश्चन कर दूंगा, या कोई स्टूडेंट बोलने लगे, पॉसिबल नहीं है, अथाह भंडार है। डिपेंड करेगा करना नहीं करना किस बात पर, क्या आपने जो पढ़ा उसमें से आया। तो यानी कि जीएस आपको मैक्सिमम पढ़नी है, रीडिंग करनी है, रीडिंग। तो जीएस को पढ़ने का तरीका ये है, पहले आप जीएस के किसी भी टॉपिक को रीड करो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाओ, फिर उसके पीवाई को लगाओ। ये 3 चीज आपको जीएस में करनी है, और ये लगातार करनी है। जीएस के टीचर आपको इससे ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, तो आप किसी भी जीएस के टीचर को फॉलो करना इसके लिए। अच्छा, इसी प्रकार से रीजनिंग की बात करूं, मैथ की बात करूं और इसकी बात करूं, क्या सर 6 महीने में सिलेबस हो सकता है? हाँ बेटा, 6 महीने में हो सकता है। आपको ये जीएस लगातार 6 महीने ही पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इनको आप 4 महीने में कवर कर सकते हो, इन चारों सब्जेक्ट को। अब 4 महीने में कैसे कवर करोगे, इस बात को समझ लो। कैसे कवर करोगे 4 महीने में, इस बात को समझ लो। देखो, अगर आप चाहो सिलेबस कंप्लीट करना पहले, तो आप देख सकते हो कोई भी आपको सिलेबस मैक्सिमम हिंदी की क्लास में 50 घंटे में कंप्लीट किया जा सकता है। मैथ का सिलेबस आपका 100 घंटे में कंप्लीट किया जा सकता है, अर्थमेटिक इसका, है ना, 100 नहीं 110 मान लो। अच्छा, रीजनिंग का सिलेबस 80 घंटे में कंप्लीट किया जा सकता है। तो आप बताओ, क्या टोटल 230 घंटे हो गए? 230 घंटे हो गए। अगर आप डेली 3 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो, 3 घंटे सिलेबस करने के लिए, इसका सिलेबस करने के लिए, तो देखो बेटा आपको कितना, सर 76 अप्रोक्स डे आएंगे, यानी कि 3 महीने से पहले सिलेबस पूरा हो जाएगा। छुट्टी कर लो, रिलैक्स कर लो, प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो, तो वो सारी चीजें अगर मैं बोलूँ तो 4 महीने में आप सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो, साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, आपने मान लो रीजनिंग का कोई टॉपिक पढ़ा, मैथ का कोई टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक आपको 100% आना चाहिए। यानी कि अगर आप चाहो, परसेंटेज आपने पढ़ लिया और परसेंटेज का कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब परसेंटेज नहीं पढ़ा। पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो आपसे ना हो, तो आपको क्या करनी है, वहां पे प्रैक्टिस करनी है।
तो मैक्सिमम खेल किसका है? प्रैक्टिस का है। इसलिए मैंने बोला 4 महीने में आप अपना सिलेबस पूरा कर लो और उसके बाद में अब खेल बचेगा आपका प्रैक्टिस का और स्पीड का। स्पीड भी तो बढ़ानी है ना, अभी तो आपने सीखा है, आपने सोल्व थोड़ी किया है। अब यहाँ पे 2 चीजों को अपनाओ। डेली आपको एक तो हर टॉपिक के PYQ सोल्व करने हैं और एक मॉक टेस्ट देना है। एक मॉक टेस्ट देना है, ये PYQ सोल्व करो, टारगेट बना लो 50-50 PYQ, 40-40 PYQ, जितने आप कर सकते हो, पॉसिबल है कुछ बच्चे 100 भी कर सकते हैं, तो वो PYQ आप करो और मॉक टेस्ट दो। अच्छा, PYQ से सीखो और जब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे यहां पे अपने अंदर इंप्रूवमेंट करो। आप बोलोगे इंप्रूवमेंट कैसे होगा सर मॉक टेस्ट से? देखो ध्यान से मेरी बात समझना। जैसे आपने मान लो एक कोई भी टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में परसेंटेज आपने अच्छे से पढ़ रखा है, रेशो आपने अच्छे से पढ़ रखा है। जैसे मान लो आपने रीजनिंग में कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है, एनालॉजी अच्छे से पढ़ रखा है, या आपने मान लो GS में पॉलिटी अच्छे से पढ़ रखी है, या हिंदी में मान लो आपने कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है, समास संधि कोई भी टॉपिक, और आप उसका क्वेश्चन गलत कर पा रहे हो, तो इसका मतलब संभावना है पेपर में भी गलत हो सकता है। तो आपको ये मॉक से इंप्रूवमेंट ये करना है कि गलती कहां कहां हो रही है, उस गलतियों को सुधारना है। गलतियों को क्या करना है? सुधारना है। ये गलती तभी सुधरेगी जब आप मॉक दोगे, मॉक में गलती होगी और उस गलती को सुधारोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो 2 महीने का समय होगा मॉक देने के लिए सफिशिएंट होगा। और दूसरी चीज, आपको भटकना नहीं है। भटकना मतलब आज यहां तैयारी कर रहे हो, आज इस टीचर से पढ़ रहे हो, आज इस टीचर से पढ़ रहे हो, आज इस टीचर से पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। जिसको चूज करना एक बार ही चूज करना, उन्हीं से पढ़ना, कंटिन्यू पढ़ना, सब अच्छा पढ़ा रहे होंगे। दूसरी चीज कम चीजें पढ़नी है भाई, कम चीजें पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी। अरे ज्यादा नहीं पढ़नी कि हमें अथाह भंडार पढ़ना है नहीं, कम चीजें पढ़नी है और कम चीजों में से ही आपका पेपर आएगा। इतना हाई स्टैंडर्ड का पेपर नहीं आता है। कम चीजों का मतलब आप खुद सोचो। मान लो एक ने बोला आपको कि भाई 1000 मैथ के क्वेश्चन कर लो और उन 1000 मैथ के क्वेश्चन में से 99% चांस है मिल जाएंगे। अब भाई आपने मैथ पढ़ा है, सीखा है, तो 99% तो यहां से मिल गए। 1% तो आप खुद से भी कर सकते हो ना, सीखा है मैथ। एक ने बोला नहीं मैं 5000 दे रहा हूं, इसमें से 100% मिल जाएंगे। अरे आप एक बात सोचो, इस 1000 को 5 बार कर लोगे, 5 बार कर लोगे 1000 को, जब तक वो 5000 आएंगे। और इतना समय है कहां, किसके पास है? नहीं है। तो ये आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए। डेली छोटे छोटे टारगेट सेट करो, अपने आप में इंप्रूवमेंट करो। अपने आप में इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आप अपने आप को डेली खुद से 1% बेहतर बनाने की कोशिश करो। 0.5% भी बेहतर बनाने की कोशिश करोगे तो भी इंप्रूवमेंट होगा, और वो लाजवाब इंप्रूवमेंट होगा एंड तक। अब आपने देखा होगा सिर्फ पढ़ाई करना ही काफी नहीं है, आपका ये स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। जैसे कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लड़का है तो लड़की है तो 157 होनी चाहिए। ये सारी चीजें लिखी है, आप देख सकते हो। लेकिन मैटर ये नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है ये फिजिकल मैटर कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा अभी भी अगर आपका फिजिकल हो रहा है तो 100 बच्चों में से 2025 में जो फिजिकल चल रहा है सितंबर महीने में, तो 40 से 45 बच्चे मैक्सिमम फिजिकल पास कर पा रहे हैं। मैक्सिमम फिजिकल पास कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं भाई? हमने कमरे में बैठ के पढ़ाई तो कर ली, लेकिन कभी अपने शरीर पर या फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया। तो आपको इस पर स्टार्टिंग से ही ध्यान देना पड़ेगा। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं वो तो फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से गांव में खेत का काम करना, बाहर का काम करना, घर का काम करना, या फिर खेलना कूदना, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वो इनको कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चा शहर में रह रहा है, शहर में बैठ के पढ़ रहा है, घर में बैठ के पढ़ रहा है, मम्मी जी खाना लेके आ रही है, तो बेटा उस बच्चे के लिए क्या होता है, शरीर वीक होता चला जाता है जब आप नहीं कर रहे होते हो काम, धूप में नहीं जा रहे होते हो, धूप में गर्मी लगती है, चक्कर आते हैं। तो उन चीजों से आपको दूर रहना है थोड़ा सा। आपको कमजोर नहीं बनना, स्ट्रोंग बनना है। तो इसके लिए आप अभी से प्रैक्टिस करना, और अभी से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, थोड़ा थोड़ा सुबह के शाम के टाइम घूमने जाओ तो थोड़ी रनिंग कर लो, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2 किलोमीटर, धीरे धीरे ये इंप्रूवमेंट आप करना स्टार्ट कर दो। थोड़ा पुशअप लगा लो ताकि आपका स्टेमिना बन जाए। अब ये स्टेमिना बन जाएगा तो जब आपका रूटीन हो गया तो फिर आपके पास काम ही क्या बचा? फिजिकल का बचा। फिर आप टाइम चेंज कर लो भाई। आप अभी क्या करते थे? सुबह को जल्दी जाते थे, मॉर्निंग में, शाम को जल्दी जाते थे। फिर आप 4 बजे 5 बजे, थोड़ा सा धूप का भी मौसम हो ताकि आपका वहाँ फिजिकल
10 बजे होगा, 11 बजे होगा, 12 बजे होगा, किसी को नहीं पता। तो वो आपको आज से ही करना है। अगर आप इन चीजों पे फोकस करते हो तो बेटा मैं आपको श्योरिटी देता हूं, आप 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन ले सकते हो। और आप छोड़ो, दुनिया लेती है यार फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन, ये तो एक एसएससी जीडी की बात है। एसएससी सीजीएल में बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में चले जाते हैं पहले पहले अटेम्प्ट में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको कोई क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका कोई सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझसे कोई बात करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पर्सनली कांटेक्ट कर लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।